हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम क्लास वर्क पे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, आज हमने वीडियो बना दिया है जिसमें मई 2021 के सारे करंट अफेयर क्वेश्चंस एक जगह मैंने कंपाइल करके दे दिए हैं। यहाँ मैंने लगभग यहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन के बीच कोशिश करी थी कि आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूँ। तो इसके साथ ही मैं आपको इसका PDF भी दे दूंगा और मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर करने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें सारे नेशनल इश्यूज़ के, इंटरनेशनल इश्यूज़ के, बुक्स एंड ऑथर, डिफेंस या फिर पर्सन एंड न्यूज़, सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर करे हैं। सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के साथ में जैसे किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी स्टेट के बारे में बताया है तो उस स्टेट की पूरी वहाँ पे नॉलेज मैं आपको दूंगा। कोशिश करूँगा कि उसके सारे फैक्ट्स भी मैं आप लोगों को बता सकूँ। और देखिए, इन सारे फैक्ट्स को जब एक बार हम गो थ्रू कर लेंगे तो ये फैक्ट्स हमें एग्जाम में किसी क्वेश्चन को रिलेट करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो मैंने सारे क्वेश्चन को एक सीरीज़ में बनाया है। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। मई 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य में हर जिले में गार्जियन मिनिस्टर्स नियुक्त करे गए हैं? सही जवाब है असम स्टेट। दोस्तों, असम राज्य में हाल ही में 33 जिलों में गार्जियन मिनिस्टर्स नियुक्त करे गए हैं। गार्जियन मिनिस्टर्स का काम ये रहेगा कि अभी कोविड-19 की स्थिति में तथा इसके अलावा सुचारू रूप से राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए हर जिले में सर्वांगीण विकास हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर जिले में एक मिनिस्टर जो एक पेरेंट मिनिस्टर या गार्जियन मिनिस्टर की तरह काम करेगा, उनकी नियुक्ति करी गई है। दोस्तों, असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। उनके नेतृत्व में ये योजना लाई गई है कि हर स्टेट के हर राज्य में वहाँ पर गार्जियन मिनिस्टर्स रहेंगे। तो दोस्तों, असम की राजधानी आपको ध्यान होनी चाहिए, असम की राजधानी दिसपुर है और असम का जो सबसे बड़ा शहर है, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ असम जो है वो है गुवाहाटी। ठीक है। असम में अभी रिसेंटली आपको पता है कि 2 नए नेशनल पार्क बनाए गए थे। जो उनका छठा नेशनल पार्क था उसका नाम रायमोना नेशनल पार्क था और जो उनका 7वां नेशनल पार्क बना था वो वहाँ पर जो दिहिंग उत्पई नाम से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जिसे रिसेंटली वहाँ पर नेशनल पार्क के रूप में बना दिया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, युवा लेखकों के लिए सरकार के द्वारा कौन सी योजना लाई गई है? तो जो योजना लाई गई है उस योजना का नाम है युवा। ठीक है। युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। ये योजना देश के चुने हुए 30 वर्ष से कम आयु वाले जो प्रतिभाशाली युवक हैं उन लोगों के लिए है, जो लेखन का कार्य करते हैं। उन लोगों के टोटल 75 लेखक इनमें से चुने जाएंगे, जिनको यहाँ पर 50,000 रुपये प्रति माह के दर पर इनको 6 महीने तक स्कॉलरशिप भारत सरकार की तरफ से दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य युवा लेखकों को प्रोत्साहन देना है ताकि युवा लेखक अपनी रचनाएं हर जगह पब्लिश कर सकें, उनको एक प्रोत्साहन मिले ताकि वो अपनी लेखन शैली को सुधारें और एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ें। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लोकदल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है जयंत चौधरी। देखिए, जयंत चौधरी पुत्र हैं अजीत चौधरी के और अजीत चौधरी पुत्र थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह के। इन लोगों की एक पार्टी थी राष्ट्रीय लोकदल, जिसमें काफ़ी समय तक कैबिनेट मंत्री के तौर पर यहाँ पर अजीत सिंह ने अपनी सेवाएं दी थी। तो उन्हीं के पुत्र हैं जयंत चौधरी। इन्हें राष्ट्रीय लोकदल का नया अध्यक्ष बना लिया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पाए गए कोरोना स्ट्रेन का क्या नाम रखा गया है? तो दोस्तों, जो कोरोना स्ट्रेन भारत में मिला है उसका नाम रखा गया है डेल्टा और कप्पा। ठीक है। जो डेल्टा है वो B1.1.6 है तथा जो कप्पा है वो B1.1.7 है। ये दोनों वेरिएंट्स जो हैं वो भारत में जनरेट हुए हैं, क्योंकि देखिए हर कंट्री में जो कोरोना का स्ट्रेन नया आया है वो कुछ ना कुछ म्यूटेशन की वजह से आया है। म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। वायरस ने अपनी फॉर्म चेंज कर ली है जिससे वो और ज़्यादा डेंजरस और बहुत जल्दी से स्प्रेड होने वाला बन गया था। तो पहले इन वायरसेस का नाम कंट्री के हिसाब से रखा जा रहा था, लेकिन फिर कंट्री के नेम डिफेम होने की आशंकाओं को देखते हुए हर स्ट्रेन का नाम कंट्री के नाम पर ना रख के उनके साइंटिफिक जो स्ट्रक्चर हैं उनके नाम पर रखे जाने लगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहले जो नया स्ट्रेन यूके में आया था वो
स्ट्रेन अल्फा नाम से जाना गया, वो सबसे पहला स्ट्रेन था जो कोरोना के म्यूटेशन के फलस्वरूप बना था। तो भारत में जो कोरोना स्ट्रेन मिला है उसका नाम यहाँ पर डेल्टा और कप्पा रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना की जांच के लिए बनाए गए सेल्फ टेस्ट किट का क्या नाम रखा गया है? दोस्तों, इस सेल्फ टेस्ट किट का नाम रखा गया है कोविसेल्फ। ये बेसिकली एक एंटीजन टेस्ट किट है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर उसके अंदर माइल्ड लक्षण हैं, उसे हल्के लक्षण लग रहे हैं, उसे सरदर्द, खांसी या बुखार इस तरह के कोई लक्षण अगर उसे फील हो रहे हैं तो वो घर पर ही अपनी जांच कर सकता है। इसके लिए एक सेल्फ किट बनाया गया है। ठीक है, सेल्फ किट का नाम कोविसेल्फ रखा गया है। कोविसेल्फ को यहाँ पर रिसेंटली महाराष्ट्र में पुणे की एक कंपनी माई लैब्स ने सबसे पहले बनाकर रजिस्टर करवाया है। इसकी कीमत 250 रुपये रखी गई है। इसके तहत हमारे पास 2 शीशियाँ आएंगी जिसमें एक में एक लिक्विड रहेगा, दूसरे में हमें अपना नोजल स्वैब डालना है और उसके बाद जो उसका टेस्ट किट है उससे हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना से सही हुए मरीजों में कौन सा रोग देखा जा रहा है? तो दोस्तों, कोरोना के बाद जितने भी लोग स्वस्थ हो रहे हैं उन लोगों को सही करने के लिए उन्हें काफ़ी सारी दवाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी क्रम में उन लोगों को यहाँ पर बहुत सारे स्टेरॉइड्स दिए गए हैं। स्टेरॉइड्स बेसिकली जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको और ज़्यादा डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से म्यूकरमाइकोसिस नामक जो एक फंगल इन्फेक्शन है उसकी चपेट में कोरोना से जो लोग सही हुए हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल डिजीज़ है जिसे कॉमन बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस कहा जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब है इसका ब्लैक फंगस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी डिजिटल पेमेंट कंपनी के द्वारा आईपीओ लाने की योजना बनाई गई है? सही जवाब है पेटीएम। दोस्तों, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। कोई भी कंपनी अपनी कैपिटल और ज़्यादा धनराशि एकत्र करने के लिए आईपीओ लेकर आती है। आईपीओ का मतलब पहली बार अपने शेयर्स सामान्य जनता के लिए ऑफर करना आईपीओ कहलाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर पेटीएम ने कोशिश करी है कि वो अपना आईपीओ लेके आएगी। इससे पहले एक कंपनी और थी जोमेटो जिसने अपना आईपीओ लाया था। इसी क्रम में अब यहाँ पर पेटीएम अपना आईपीओ लाने वाली है। पेटीएम के बारे में कुछ थोड़ी सी एडिशनल जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। पेटीएम 2010 में डिजिटल पेमेंट के लिए बनाई गई थी। इसके जो सीईओ हैं वो विजय शेखर शर्मा हैं और जो इसके को फाउंडर और सीईओ हैं वो अजय शेखर शर्मा है। तो ये कंपनी अभी 31 करोड़ डॉलर की कंपनी बन चुकी है और भारत की सबसे उभरती हुई कंपनी है। तो इसका आईपीओ लाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, घर घर औषधि योजना कौन से राज्य ने शुरू की है? सही जवाब है राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने रिसेंटली यहाँ पर एक योजना जिसका नाम घर घर औषधि योजना है उसे शुरू किया है। ये योजना जुलाई के पहले वीक से शुरू हो जाएगी। इस योजना के अंतर्गत मानसून के मौसम में राज्य में जितनी भी पौधशाला हैं वहाँ पर औषधीय पादपों की बिक्री करी जाएगी जो सामान्य परिवारों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होंगे। इन पौधों में तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ नामक पौधे जिनमें भरपूर औषधीय गुण होते हैं वो पौधे आम जनता के लिए बिना किसी शुल्क के राजकीय पौधशालाओं में मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले राजस्थान के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी या भारत का पेरिस भी कहा जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत। राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो श्री कालराज मिश्र हैं और राजस्थान की जो जनसंख्या है वो लगभग 7.5 करोड़ के आसपास है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सब्जी की होम डिलीवरी के लिए MOMA ऐप यानी मोमा ऐप लॉन्च की है? सही जवाब है मणिपुर। दोस्तों, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। वहाँ की गवर्नमेंट ने होम डिलीवरी के लिए यहाँ पर ये ऐप बनाई है। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्री बीरेन्द्र सिंह और वहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है नजमा हेपतुल्लाह। मणिपुर जो हमारे 7 सिस्टर्स माने जाते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं उनके अंदर फर्स्ट जो क्रम है वहाँ पर आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मारूगाम कोरोना मुक्त गांव नामक कार्यक्रम चलाया है? तो दोस्तों, ये कार्यक्रम चलाया है गुजरात राज्य ने। गुजरात राजस्थान का एक पड़ोसी राज्य है जो कि पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो श्री विजय रूपाणी हैं और राज्यपाल श्री देवव्रत हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ की जो राजधानी है वो गांधीनगर है और यहाँ पर देखिए कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो गुजरात के जो पोर्ट हैं उनका काफ़ी योगदान है। तो यहाँ पर मारूगाम कोरोना मुक्त गांव जो कार्यक्रम है वो गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, किस राज्य में विधान परिषद बनाने का निर्णय लिया गया है? सही जवाब है पश्चिमी बंगाल। दोस्तों अभी रिसेंटली पश्चिमी बंगाल में आपको पता है विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों को जीतने वाली पार्टी हुई है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री बनी हैं अभी श्रीमती ममता बनर्जी, उनकी पार्टी ने डिसाइड किया है कि वो अपने राज्य में अब बनाएंगे विधान परिषद। दोस्तों विधान परिषद और विधानसभा दोनों एक तरह की प्रक्रियाएं हैं जो किसी भी राज्य की सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं। विधान परिषद एक अपर लेवल और विधानसभा लोअर लेवल की पार्टी होती हैं। यहाँ पर विधान परिषद में देखिए, यहाँ पर विधानसभा में आप देखते हैं कि यह हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है और इसके जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष आम जनता प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा उन लोगों को सेलेक्ट करती है। लेकिन विधान परिषद जो है एक अपर लेवल है जिसका चुनाव आम जनता प्रत्यक्ष रूप से ना कर करके जितने भी सेलेक्टेड इसके MLAs होते हैं वो सब यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसके तहत वो लोग विधान परिषद का निर्माण करते हैं। विधान परिषद के अंदर जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा की टोटल सदस्यों के 1/3 की संख्या के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर पश्चिमी बंगाल ने यहाँ पर निर्णय किया है, वहाँ की गवर्नमेंट ने, कि वो लोग अपने स्टेट में विधान परिषद बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू किया है? सही जवाब है असम स्टेट। दोस्तों असम स्टेट को आप जानते हैं कि वहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो उसके अंदर से गुजरती है और ब्रह्मपुत्र नदी में बारिश के समय पर अत्यधिक जल प्रवाह और अत्यधिक जल आने की वजह से बाढ़ की आशंका हमेशा बनी रहती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए असम की जो सरकार है और वहाँ का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन लोगों ने निश्चय किया है कि वो लोग एक बनाएंगे डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो हेल्प करेगा गवर्नमेंट को फ्लड से होने वाली जो भी दुर्घटनाएं हैं उसके बारे में पहले अंदाज़ा लगा लिया जाए और कब फ्लड आएगी और कब नहीं आएगी उस चीज़ का वो लोग पहले से ही एक डिटेल एनालिसिस करके रेडी रखें ताकि आने वाली फ्लड से वो अपने लोगों का बचाव कर सके। दोस्तों असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम हिमंत बिस्वा शर्मा है। आप जानते हैं अच्छे से, ये चीज़ मैंने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर दी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली मई में 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे निकल के सामने आए थे, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु, ये 4 राज्य थे जिनके अंदर विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे। तो यहाँ पर असम के अंदर बीजेपी पार्टी के हिमंत बिस्वा शर्मा नामक जो व्यक्ति हैं वो वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं, जो कि बीजेपी की पार्टी से संबंध रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हिट कोविड ऐप कौन से राज्य ने शुरू किया है? हिट कोविड ऐप जो है वो बनाया है बिहार राज्य ने। वहाँ पर कोविड-19 के दौरान जो लोग होम आइसोलेशन में थे उन लोगों की प्रॉपर मॉनिटरिंग और उनकी हेल्प और सपोर्ट के लिए उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया, जिसमें कोविड के दौरान जब व्यक्ति होम आइसोलेट रहता है तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन्हें क्या क्या दवाइयाँ लेनी हैं, क्या क्या डॉक्टरी परामर्श की उनको आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए, उनका सपोर्ट बनाए रखने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने हिट कोविड नाम से एक ऐप को लॉन्च किया था। तो दोस्तों ये जो ऐप लॉन्च करी है वो लॉन्च करी है बिहार राज्य ने। बिहार की राजधानी आप सब जानते हैं पटना है और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्री नीतीश कुमार। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं पिनराई विजयन। कंसेक्यूटिवली सेकंड उनका असाइनमेंट है, लगातार 2 बार से वो जीत रहे हैं और इस बार भी केरल की जनता ने उन्हीं पर विश्वास दिखाया है और पिनराई विजयन फिर से वहां पर जीत गए हैं चुनाव और वहां के मुख्यमंत्री बन गए हैं। दोस्तों केरल के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। केरल एक काफ़ी ट्रेडिशनल और बहुत फेमस स्टेट है क्योंकि टूरिज़्म की दृष्टि से अगर देखा जाए और मसालों का देश भी इसे बोला जाता है, तो टूरिज़्म के हिसाब से केरल का अपने में ही एक अलग पहचान बनी हुई है। दोस्तों केरल की जो राजधानी है वो यहाँ पर है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे मूव करेंगे। अगला प्रश्न है,
तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। दोस्तों 4 राज्यों में चुनाव हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसी क्रम में यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसके अंदर जो पार्टी विजयी हुई है उस पार्टी का नाम है डीएमके। वहाँ पे एआईडीएमके और डीएमके 2 पार्टीज़ थी जिनके बीच यहाँ पर चुनावी जो वहाँ पर कंपटीशन हुआ था। वहाँ से जो डीएमके पार्टी है उनके जो हेड हैं एम स्टालिन, वो वहाँ पर जीते और उन्होंने वहाँ पर मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है। एम स्टालिन दोस्तों पुत्र हैं एम करुणानिधि के। एम करुणानिधि डीएमके के बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन और फेमस नेता रह चुके हैं और इनके पुत्र हैं एम स्टालिन। तो यहाँ पर ये पार्टी इनकी विजय हुई और एम स्टालिन को यहाँ पर मुख्यमंत्री का पद मिला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका, सही जवाब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंतर्गत कोविड-19 की वजह से किसी भी अगर सरकारी कर्मचारी की, भले वह किसी पद पर कार्य कर रहा हो, अगर उनकी मृत्यु कोविड-19 की वजह से हो जाती है तो उनके परिवार के जो वरिष्ठतम सदस्य होगा उस सदस्य को यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर रोज़गार दिया जाएगा। दोस्तों इसके अंतर्गत किसी भी कर्मचारी को अगर उसकी आरएटी यानी कि रैंडम एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर टेस्ट के तहत अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, भले ही वो व्यक्ति कोरोना से रिकवर हो जाता है, रिकवर होने के बाद अगर 60 दिन के अंदर किसी भी बीमारी से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर एक योजना निकाली है। उसके अंतर्गत यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति उस परिवार के सदस्यों को दी जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना थी जो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू करी गई है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्री शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। भोपाल यहाँ की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो सही जवाब है यहाँ पर ममता बनर्जी। ममता बनर्जी लगातार अपने दूसरे कार्यकाल के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री चुन ली गई हैं। उन्होंने यहाँ पर नंदीग्राम नामक जगह से अपना जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा था, वहाँ से वो हार गई थी। वहाँ से जो उनके अगेंस्ट जो प्रत्याशी थे वो भाजपा के थे, वो उनका नाम था शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम नामक जगह से ममता बनर्जी हार गई थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है और वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रही हैं। अब उन्हें 6 महीने के अंतर्गत किसी जगह से वहाँ पर चुनाव जीतना होगा। हालांकि उन्होंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि वो बांदीपुर नामक एक जगह है, वहाँ से वो भवानीपुर नाम की एक जगह है, वहाँ से वो चुनाव लड़ने वाली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिमी बंगाल यहाँ पर फेमस है अपने बहुत पुराने रिच हिस्टोरिकल कल्चर की वजह से। यहाँ पर महलों का जो है महलों की जो सिटी है कोलकाता, वो भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ की कैपिटल कोलकाता है और यहाँ पर फेमस हावड़ा ब्रिज भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंकुर योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो दोस्तों अंकुर योजना यहाँ पर मानसून के मौसम में पौधारोपण वृक्षारोपण करने की एक योजना है जिसे अंकुर योजना के नाम से मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को, जो भी नागरिक इच्छुक हैं, वो वहाँ पर एक पौधा लगाएंगे और उसका वहाँ पर एक पोर्टल बनाया गया है, वायुदूत पोर्टल वहाँ पर बनाया गया है। उसके ऊपर वहाँ पर नागरिकों को एक पौधा लगाते हुए अपनी सेल्फी क्लिक करके भेजनी है। उसके बाद 30 दिनों के बाद उस पौधे के देखभाल और रखरखाव करते हुए 30 दिन बाद फिर से एक फ़ोटो वहाँ पर सेंड करनी है। इसके दौरान यहाँ पर जो इनका प्राणवायु पोर्टल है, यहाँ पर प्राणवायु नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाएगा। जो लोग सेलेक्टेड यहाँ से जो लोग सेलेक्ट होंगे, जिन्होंने अंकुर योजना के अंतर्गत पौधारोपण या वृक्षारोपण करने में अपनी मदद दी है, राज्य की हेल्प करी है, उन लोगों में से कुछ व्यक्तियों को वहाँ पर चुना जाएगा और वहाँ उनको प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। तो दोस्तों ये योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में किस कंपनी ने नैनो यूरिया लॉन्च किया है। दोस्तों भारत में ये शुरुआत करी है इफ़को कंपनी ने। दोस्तों इफ़को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। दोस्तों ये 1967 में ये कोऑपरेटिव संस्था बनी थी। 1967 में 54 सदस्यों के द्वारा ये शुरू करी गई थी और इस समय ये विश्व में जानी पहचानी एक कोऑपरेटिव कंपनी बन गई है जो किसानों के लिए न केवल फर्टिलाइज़र बल्कि यूरिया और कृषि से संबंधित बेहद किफ़ायती चीज़ें
किसानों के लिए लाती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र मिनिस्टर हैं श्री DV सदानंद गौड़ा, उन्होंने यहाँ पर नैनो यूरिया लॉन्च किया है इफ़को की तरफ से, वो कर्नाटका में भेजा गया है। नैनो यूरिया का फ़ायदा दोस्तों ये होगा कि ये सिर्फ 500 ml यानी आधा लीटर की मात्रा पानी के साथ इसकी यूज़ करी जाएगी, जिससे कम से कम 1 या 1.5 हेक्टर की ज़मीन में ये 500 ml नैनो यूरिया काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इफ़को कंपनी ने नैनो यूरिया और नैनो DAP दोस्तों यहाँ पर डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है जो कि एक उर्वरक है। यूरिया और DAP दोनों का ही नैनो फॉर्म यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है, जो किसानों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में पंजाब का नया 23वां जिला कौन सा बना है? सही जवाब है मलेरकोटला। दोस्तों रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने वहाँ के मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, उन्होंने पंजाब का 23वां जिला घोषित किया है मलेरकोटला को। मलेरकोटला काफ़ी ऐतिहासिक शहर रह चुका है। यहाँ पर मुख्यतः मुस्लिम जनसंख्या का बाहुल्य है। इस जगह की काफ़ी ऐतिहासिक मान्यता होने की वजह से काफ़ी समय से इसको एक ज़िला बनाने की कोशिशें चल रही थी। तो यहाँ पर ईद के दिन पंजाब के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मलेरकोटला को एक नया ज़िला बना दिया जाएगा। मलेरकोटला के ज़िला बनने के बाद पंजाब में टोटल ज़िलों की संख्या यहाँ पर 23 हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब का नाम पंज आब यानी 5 नदियों के समूह के नाम पर पंजाब पड़ा हुआ है। दोस्तों पंजाब के 2 भाग थे, एक पश्चिमी और पूर्वी। एक भाग इसका पाकिस्तान में चला गया है और दूसरा जो भाग है हमारे पास पूर्वी भाग है, जो हमारे एक पंजाब एक बहुत ही फेमस और बहुत ही ऐतिहासिक मान्यता और ऐतिहासिक अपने शौर्य गाथाओं के लिए जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कौन से 4 हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए हैं? दोस्तों कोविड-19 के सिचुएशन में, इस पेंडेमिक के समय सब लोगों का कांटेक्ट बना रहे, सब लोगों की असुविधाओं का ध्यान रखते हुए उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 4 नए हेल्पलाइन नंबर्स लॉन्च किए हैं। वो हेल्पलाइन नंबर्स हैं 1075, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है। इसके बाद अगला नंबर है 1098, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा 14566, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन यानी कि सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन है। यह कर्नाटक, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में काम करेगा। और जो चौथा नंबर है वो है 08046110007। यह राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस NIMHANS का हेल्पलाइन नंबर है, जो मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करेगा। तो ये 4 नंबर अभी रिसेंटली भारत सरकार ने शुरू करे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में व्हाट्सएप के ग्रीवांस ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी रिसेंटली व्हाट्सएप ने अपने जो FAQs में एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए ये बताया कि यहाँ पर इन्होंने हैदराबाद से संबंधित परेश B लाल को अपना ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त कर दिया है, जो व्हाट्सएप के काज में या व्हाट्सएप को लोग यूज़ करते हैं, उसमें व्हाट्सएप में होने वाली किसी भी त्रुटि के लिए, किसी भी तरह की कोई समस्या के लिए उसका निपटारा करने के लिए जो ग्रीवांस ऑफिसर होंगे उनको नियुक्त किया गया है और उनका नाम है परेश B लाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार के आर्मी कमांड के नए चीफ इन कमांडर कौन नियुक्त करे गए हैं? कमांडर इन चीफ किन्हें बनाया गया है? तो दोस्तों सही जवाब यहाँ पर है लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली इनसे पहले जो श्री मनोज गुप्ता थे उनको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है और नए जो आर्मी कमांड के चीफ हैं वो बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। अंडमान और निकोबार में जो सबसे नीचा पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है और अंडमान निकोबार में जो हाई कोर्ट लगता है वो यहाँ पर चेन्नई हाई कोर्ट लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मैग्मा फाइनेंस लिमिटेड के नए CEO या नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? सही जवाब है अदार पूनावाला। दोस्तों मैग्मा फाइनेंस लिमिटेड कंपनी एक फाइनेंशियल कंपनी है जिसका रेवेन्यू 3425 करोड़ रुपए है।
इसका यहाँ पर चेयरमैन बना दिया गया है अदार पूनावाला को, जो कि यहाँ पर जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है, यहाँ पर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसके चेयरमैन या उसके सीईओ भी अदार पूनावाला ही है। तो यहाँ पर मैग्मा फाइनेंस लिमिटेड के नए सीईओ भी बन गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। दोस्तों, जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच एल दत्तू रिटायर हुए हैं, तब से मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो पद था वो खाली चल रहा था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में बनाया गया था। इसका मुख्यालय सरदार पटेल भवन नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाने के पीछे जो लक्ष्य था वो ये था कि जो आम नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, उनको शोषण से बचाया जा सके, उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक किया जा सके और किसी भी कानूनी समस्या आने पर उनके अधिकारों का बचाव किया जा सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया और उसके वर्तमान जो नवनिर्मित जो उनके अध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं अरुण कुमार मिश्रा। अगले सवाल पे चलेंगे। देखिए, अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, सही जवाब है जगजीत पवड़िया, जो कि भारत से संबंध रखते हैं। उन्हें हाल ही में वहाँ की कमेटी के द्वारा जो चयन प्रक्रिया हुई है उसमें उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, जो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है, उनका अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर चुन लिया गया है। श्री सुबोध कुमार जायसवाल ने भारत के बहुत ही फेमस केस, जो काफ़ी जटिल केसों में शुमार हैं, जैसे कि जो 26/11 का संसद पे अटैक हुआ था, इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उन सब की जांच का जिम्मा ये निभा चुके हैं। अब इन्हें रिसेंटली सीबीआई का नया निदेशक बना दिया गया है। सही जवाब है सुबोध कुमार जायसवाल। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो दोस्तों, सही जवाब है कॉनर मैकग्रेगर। दोस्तों, कॉनर मैकग्रेगर एक प्लेयर हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स के, और यहाँ पर इन्होंने एक साल में सबसे अधिक रेवेन्यू कमाया है अपने एंडोर्समेंट से और अपनी मैच फीस से, और इनको अवार्ड और ऑनर्स जो मिले थे ये सब लेते हुए यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर ने सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनल मेसी हैं, जो दूसरे नंबर पर आते हैं। दोस्तों, कॉनर मैकग्रेगर ने यहाँ पर $208 मिलियन यहाँ पर कमाए हैं, जो कि इन्हें टॉप पर लाने के लिए काफ़ी थे। दोस्तों, भारत के जो खिलाड़ी हैं विराट कोहली, वो यहाँ पर 59वें नंबर पर हैं और उनकी जो टोटल कमाई है वो $31 मिलियन है और वो 59वें स्थान पर हैं अभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है नरेंद्र बत्रा। दोस्तों, नरेंद्र बत्रा भारत से संबंध रखते हैं। वो भारत की ओलंपिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य, भारत में जो ओलंपिक एसोसिएशन है वो उसके भी प्रेसिडेंट हैं और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वो मेंबर हैं। यहाँ पर उन्हें कंसेक्यूटिवली दूसरे टेन्योर के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2020 कौन बनी है? तो दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2020 का जो यहाँ पर अवार्ड जीता है वो एंड्रिया मेजा ने जीता है, जो संबंध रखती हैं मैक्सिको देश से। दोस्तों मैक्सिको देश की जो राजधानी है वो मैक्सिको सिटी है, तो वहाँ की जो ये एंड्रिया मेजा नाम की जो वहाँ पर युवती हैं उन्होंने जीत लिया है मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब। सही जवाब एंड्रिया मेजा फ्रॉम मैक्सिको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। भारतीय फुटवेयर कंपनी बाटा के सीईओ कौन बने हैं? सही जवाब है गुंजन शाह। दोस्तों, गुंजन शाह को रिसेंटली यहाँ पर बाटा कंपनी का सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने स्थान लिया है संदीप कटारिया का। इससे पहले संदीप कटारिया बाटा कंपनी के ग्लोबल हेड यानी ग्लोबल सीईओ उनको बनाया हुआ था। अब उन्हें चेंज करके इंडिया में यहाँ पर फुटवेयर कंपनी का जो सीईओ है वो गुंजन शाह बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? सही जवाब है जोश जे कत्तूर। दोस्तों, जोश जे कत्तूर पिछले 30 साल से कंटिन्यूसली आरबीआई में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर HRM डिपार्टमेंट और राजभाषा डिपार्टमेंट यहाँ पर संभाल लिया है, तो जोश जे कत्तूर बनेंगे आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी यानी सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? सही जवाब है अरुण कुमार सिंह। दोस्तों पीईएसबी यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड ने अभी हाल ही में मिस्टर अरुण कुमार सिंह को बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया सीईओ चुन लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने हैं? दोस्तों नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा अमेरिका की एक स्पेस कंपनी है जिसका निर्माण 29 जुलाई 1958 को किया गया था। यहाँ के नए एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं मिस्टर बिल नेल्सन। बिल नेल्सन अमेरिका के ही एक फेमस पॉलिटिशियन भी हैं और पुराने नासा के एस्ट्रोनॉट भी रह चुके हैं। उन्हें यहाँ पर नासा का एडमिनिस्ट्रेटर बिल जॉर्डन जो सरकार है वहाँ की अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बाइडन, उन्होंने बिल नेल्सन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। अगला प्रश्न देखेंगे पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब है एन रंगास्वामी। दोस्तों भारत में जितनी यूनियन टेरिटरी हैं उनमें से एक पौंडीचेरी भी है, तो पुडुचेरी में यहाँ मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं एन रंगास्वामी। अगला प्रश्न देखेंगे आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? सही जवाब है टी रविशंकर। दोस्तों आरबीआई ने रिसेंटली यहाँ पर अपना नया डिप्टी गवर्नर सेलेक्ट कर लिया है जो कि टी रविशंकर है। इससे पहले यहाँ पर 3 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर पहले से उपलब्ध थे। आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम श्री बी शक्तिकांत है, वो यहाँ आरबीआई के गवर्नर हैं। इसके अलावा 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स भी हैं जिनका नाम है आरबीआई के जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं उनमें टी रविशंकर, एम के जैन, एम डी पात्रा और यहाँ पर एम राजेश्वर राव, ये चारों यहाँ पर डिप्टी गवर्नर हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त अरब अमीरात ने किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन वीज़ा दिया है? सही जवाब है संजय दत्त। दोस्तों यूएई के द्वारा 2 तरह से गोल्डन वीज़ा मिलता है जिसमें 5 साल का और 10 साल का 2 तरह के गोल्डन वीज़ाज़ होते हैं। 5 साल का गोल्डन वीज़ा बहुत प्रतिष्ठावान व्यक्ति को मिलता है जो कोई बहुत बड़ा प्लेयर हो या जिन्हें सरकार द्वारा सम्मानित कर दिया गया हो या कोई उन्हें अलग से अवार्ड मिला हो, ऐसे व्यक्तियों को 5 साल के लिए वहाँ गोल्डन वीज़ा दिया जाता है। इसके अलावा एक वीज़ा होता है जो 10 साल के लिए मिलता है, वो उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो बहुत बड़े निवेशक होते हैं और जो उस देश में पैसा निवेश करते हैं। कम से कम 20 करोड़ रुपए का निवेश यूएई में करने पर व्यक्ति को गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। तो यहाँ पर संजय दत्त ने ज़रूर वहाँ पर निवेश किया है, इस वजह से उन्हें यहाँ पर गोल्डन वीज़ा मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे किस भारतीय ने रुडोल्फ वी सैंडलर पुरस्कार प्राप्त किया है? दोस्तों रुडोल्फ वी सैंडलर एक फेमस डॉक्टर थे गैस्ट्रोलॉजी के, उनकी याद में ये अवार्ड शुरू करे गए थे। तो यहाँ पर भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को यहाँ पर रुडोल्फ वी सैंडलर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है आध्यात्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को। इस साल का जो टेम्पल्टन पुरस्कार है वो मिला है जैन गुडआल को। भारत में यहाँ पर मदर टेरेसा को, बाबा आमटे को यहाँ पे ये पुरस्कार पहले भी मिल चुके हैं। इस बार जो पुरस्कार मिला है वो जैन गुडआल को मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है विश्व कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 किसे मिला है? सही जवाब है सुरेश मुकुंद। सुरेश मुकुंद को विश्व कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 मिला है। इन्होंने भारत की कई फिल्मों में एज ए कोरियोग्राफर काम किया है और ये इस अवार्ड से नवाजे गए पहले भारतीय हैं, सुरेश मुकुंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस कंपनी को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला है? सही जवाब है IREDA यानी कि इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर IREDA को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी MNRE के तहत यहाँ पर ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 मिला है। इन्हें यह पुरस्कार इनका नव्यकरण ऊर्जा के क्षेत्र में करे गए नए नवाचार यानी कि इनोवेशन आइडियाज़ की वजह से मिला है। चलिए थोड़ा यहाँ पर ग्रीन ऊर्जा अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यह जो पुरस्कार है यह काम करता है कुछ इस तरह के काम जो रीन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत के दौरान जो नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं उन सब के क्षेत्र में अलग से कोई अगर अच्छी
एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अगर कोई नया आइडिया देता है तो उस आइडियाज़ को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया जाता है। तो इस साल का जो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड है वो मिला है IREDA को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म ने बाफ्टा अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो दोस्तों उस फिल्म का नाम है नोमैडलैंड। देखिए नोमैडलैंड एक कहानी है एक औरत की जो अपनी 60s की एज में एक ग्रेट रिसेशन यानी जब आर्थिक मंदी आई थी उस समय उन्होंने अपनी लाइफ का सब कुछ खो दिया था और फिर से उन्होंने अपने लाइफ के एक सफ़र में सब कुछ दोबारा पाया, संघर्ष किया और फिर अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ी। ये पूरी कहानी नोमैडलैंड नामक मूवी में है जो कि 2020 में रिलीज़ करी गई थी। तो इस फिल्म को यहाँ पर बाफ्टा अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाफ्टा अवार्ड्स 2021 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है? सही जवाब है सर एंथोनी हॉपकिंस। जी हाँ, यहाँ पर सर फिलिप एंथोनी हॉपकिंस जो हैं वो एक एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रह चुके हैं। इससे पहले भी उन्हें बहुत सारे इनाम मिल चुके हैं। उन्हें 2 बार एकेडमी अवार्ड्स, 4 बार बाफ्टा के पुरस्कार, 2 बार वहाँ पर उन्हें एमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा इनको सेसिल बी डीमिले अवार्ड और ब्रिटिश एकेडमी टेलीविज़न अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो काफ़ी मशहूर एक्टर हैं। 83 इनकी एज है और यहाँ पर इन्हें जो अवार्ड मिला है वो है, देखिए, बाफ्टा अवार्ड्स 2021 किसे मिला है? सर एंथोनी हॉपकिंस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार किसे मिला है? अब दोस्तों हम कुछ भारत के अवार्ड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देवी शंकर अवस्थी अवार्ड किसे मिला है, यह प्रश्न है। आंसर है आशुतोष भारद्वाज। तो दोस्तों जो देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार है वो हिंदी के पत्रकार एवं लेखकों को ये पुरस्कार दिया जाता है और यहाँ पर हिंदी के एक पत्रकार श्री आशुतोष भारद्वाज को ये पुरस्कार दिया गया है। ये सम्मान उन्हें उनके कार्य पितृवध, उन्होंने एक रचना लिखी थी यहाँ पर पितृवध, उसके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर चयन समिति में अशोक वाजपेयी, नंदकिशोर आचार्य और राजेंद्र कुमार थे जिन्होंने इनका चयन किया है। देखिए आशुतोष भारद्वाज के बारे में कुछ हम जानते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। आशुतोष भारद्वाज एक देसी अंग्रेजी पत्रकार रहे हैं और उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही काफ़ी अनुभव उन्हें रहा है। इसके अलावा उन्होंने आधुनिकतावाद और राष्ट्रवाद जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने काम किया है और बहुत सारे भारतीय उपन्यास लिखे हैं। तो यहाँ पर देवी शंकर अवस्थी का जो अवार्ड मिला है वो मिला है आशुतोष भारद्वाज को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे मिला है? तो यहाँ पर सही जवाब है दूती चंद को। दूती चंद भारतीय धावक हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार उद्घाटन संस्करण के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार जो खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं के योगदान को मान्यता देता है। 14 अप्रैल 2021 को ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है। अब कुछ जान लेते हैं हम यहाँ पर दूती चंद के बारे में। देखिए दूती चंद ने 2019 में इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद उन्होंने 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक जीता है। इसके अलावा दूती ने 100 मीटर में 11.22 सेकंड का यहाँ पर नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था। तो सही जवाब यहाँ पर दूती चंद होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, GD बिरला अवार्ड 2021 किसे मिला है? जवाब है सुमन चक्रवर्ती। सुमन चक्रवर्ती एक प्रोफेसर हैं जो इंजीनियरिंग विज्ञान में उन्होंने अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है और 30वां GD बिरला पुरस्कार उन्हें सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विकासशील प्रौद्योगिकियों में उनके एप्लीकेशंस के लिए चुना गया है। वो IIT खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में पढ़े हैं और उसके सदस्य भी हैं। उन्हें भारत में एक शैक्षणिक संस्थान के ढांचे में पहली माइक्रोफ्लूइड्स जो लेबोरेटरी बनाने का श्रेय दिया गया है। उन्होंने कोशिश की कि छोटे चैनलों के माध्यम से तरल पदार्थ के छोटे प्रवाह का अध्ययन किया जा सके। जो एक प्रतिष्ठित टीचर होने के अलावा चक्रवर्ती ने कुछ ऐसी तकनीकों का आविष्कार किया है जिन्हें न केवल पेटेंट करवाया गया बल्कि उनका कमर्शियल यूज़ करने के लिए जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उनको लाइसेंस भी दिया गया। तो GD बिरला अवार्ड 2021 मिला है सुमन चक्रवर्ती को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान 2020 किसे प्राप्त हुआ है? सही जवाब है शरण कुमार लिम्बाले। तो दोस्तों यहाँ हम थोड़ा जान लेते हैं सरस्वती सम्मान 2020 यानी सरस्वती सम्मान के बारे में हम जानते हैं कि ये किस तरह का सम्मान है। देखिए, सरस्वती सम्मान जो है इसका जब शुरू में निर्माण किया गया था 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान की स्थापना करी गई थी। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों को उनके उत्कृष्ट साहित्य कृति को प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत एक सर्टिफिकेट, एक स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर ये जो पुरस्कार मिला है ये मिला है मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। 30वां सरस्वती ये सम्मान है। उन्हें यह पुरस्कार मिला है उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। ये उपन्यास 2018 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में दलित वर्ग के संघर्ष के महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेज बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2019 का जो 29वां सरस्वती सम्मान था वो किसे मिला है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यास सम्मान 2020 किसे मिला है? सही जवाब है शरद पगारे। दोस्तों, वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को 2020 के लिए के बिरला फाउंडेशन की तरफ से व्यास सम्मान मिला है। देखिए, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों ही के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिए जाते हैं। अब यहाँ पर शरद पगारे को उनकी एक रचना, उनका एक उपन्यास है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, उसके लिए इन्हें यहाँ पर व्यास सम्मान दिया गया है। श्री शरद पगारे का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के खंडवा नामक जगह पर हुआ था। अब साहित्य आज तक के लिए युवा लेखिका श्रुति अग्रवाल ने जब इस सम्मान पर पगारे की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा कि लेखक की कृति को जब ऐसी बड़ी मान्यता मिलती है तो प्रसन्नता तो होती ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों, सही जवाब है यहाँ पर रजनीकांत। रजनीकांत को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ऐलान किया और यहाँ पर 3 मई को ये पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो यह पुरस्कार दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने यहाँ पर गांधी शांति पुरस्कारों का ऐलान किया। तो 2020 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार था वो बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर 2019 के पुरस्कार की घोषणा भी की गई। 2019 का जो पुरस्कार था वो ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन अल सैद को दिया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा 1995 में इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। अब गांधी शांति पुरस्कार 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने स्थापित किया था। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ एवं लिंग से परे हर व्यक्ति के लिए है। इस पुरस्कार से संबंधित जूरी की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2020 का गांधी शांति पुरस्कार मिला है शेख मुजीबुर रहमान को। अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो सही जवाब है एम वीरप्पा मोइली। साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में अपने वार्षिक रूप से दिए जाने वाले साहित्य अकादमिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी। यहाँ पर जो पुरस्कार मिले हैं उनमें राजनीतिक लेखक एम वीरप्पा मोइली और कवि अरुंधति सुब्रमण्यम को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? सही जवाब है इरफान खान। दोस्तों, इरफान खान एक बहुत ही प्रतिष्ठित और जाने माने फिल्म एक्टर थे। 2020 में उनका कैंसर के चलते निधन हो गया था। काफ़ी प्रतिभाशाली एक्टर थे, राजस्थान से संबंध रखते थे। उन्हें यहाँ पर 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस फिल्म को 2021 का बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला है? सही जवाब है थप्पड़। दोस्तों, थप्पड़ फिल्म 2020 में आई थी। यह एक हिंदी भाषा फिल्म थी जिसका निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया था। इसका निर्माण टी सीरीज़ के भूषण कुमार ने किया है।
तापसी पन्नू नामक अभिनेत्री ने इसमें अभिनय किया और ये फिल्म 2020 में लॉन्च करी गई थी। इस फिल्म में युवती को उसके पति के द्वारा एक बार थप्पड़ लगाने पर जो क्या उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आता है और उनकी बात तलाक पर पहुंचती है, इस तरह का कुछ एक कहानी बनाई गई है। इस फिल्म के कथानक को देखते हुए इस फिल्म को बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? तो सही जवाब है यहाँ पर छिछोरे। दोस्तों, छिछोरे फिल्म सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम फिल्म थी। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इस फिल्म में काफ़ी अच्छा अभिनय उनके और उनकी टीम के द्वारा किया गया और इस फिल्म के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में श्रेष्ठ फिल्म इसे चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, द स्पिरिचुअल CEO नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब है एस प्रकाश। एस प्रकाश ने इस पुस्तक को लिखा है। 2020 और 21 में लिखी गई पुस्तकों में से इम्पॉर्टेंट पुस्तक के अंदर मैंने ये वाला यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, तो आप लोग इस पर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एलिफेंट इन द वोम नामक पुस्तक किस अभिनेत्री द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है कल्की कोचलिन। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री कल्की कोचलिन ने अपनी पहली पुस्तक एलिफेंट इन द वोम के साथ एक लेखक के रूप में शुरुआत करी है। इस पुस्तक में यहाँ पर मातृत्व का एक सचित्र जो है एक यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस पुस्तक का जो यहाँ पर पब्लिकेशन है वो है पेंगुइन रैंडम हाउस। इस पुस्तक में गर्भावस्था और गर्भवती माताओं और मातृत्व के बारे में सोचने वाली किसी भी महिला के बारे में पूरी कहानी बताई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेंच पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है मेघन मर्केल। 8 जून को द बेंच नामक पुस्तक यहाँ पर इन्होंने लॉन्च करी है, जो उन्होंने अपने पति प्रिंस हैरी को उनके पहले फादर्स डे पर बेटे आर्ची के पिता के रूप में लिखी थी। ठीक है, इस पुस्तक में एक पुस्तक कविता के रूप में शुरू हुई, जिस पे मर्कल ने इसको पूरा एक कविता और गद्य कथा का पूरा उन्होंने रूप दिया है। यह एक चिल्ड्रन बुक है, तो इस बुक की जो रचयिता हैं वो हैं मेघन मर्केल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्टार गाजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है रवि शास्त्री। देखिए 2021 में ये बुक आई है। इस बुक का जो है लिखने वाले जो लेखक हैं उनमें रवि शास्त्री और साथ में उन्होंने जो सह लेखक के रूप में लिया है वो हैं खेल पत्रकार अयाज मेनन। रवि शास्त्री ने इस पुस्तक में पूरे विश्व भर से मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है, जिन्होंने उनके जीवन को प्रेरित किया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है 3 मई। 3 मई को हर वर्ष यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। इस साल का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था उसकी जो थीम रखी गई वो है इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। तो यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो हर साल विश्व अस्थमा दिवस मई महीने का प्रथम मंगलवार होता है। तो इस साल भी मई महीने के प्रथम मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस का जो इस बार का थीम है वो रखा गया है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस, यानी ऐसे मिसकंसेप्शन या भ्रांतियां जो अस्थमा के बारे में फैली हुई हैं उनके बारे में उनका पूरा विवरण और उनके सही जानकारी लोगों को उपलब्ध करवाया जाए, ऐसा इस दिन का थीम रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया और उसके साथ ही विश्व थैलेसेमिया दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है 8 मई को रेड क्रॉस डे भी बनाया गया और विश्व थैलेसेमिया दिवस भी बनाया गया। रेड क्रॉस दिवस के लिए जो थीम था वो यहाँ पर रखा गया है अनस्टॉपेबल। ठीक है, तो 8 मई आपको याद रखना है कि थैलेसेमिया दिवस और रेड क्रॉस दिवस दोनों इसी दिन मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है 12 मई को और इसकी जो थीम रखी गई थी वो है नर्सेज ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो मनाया जाता है उस दिन नर्सेज के द्वारा चिकित्सा विभाग में या चिकित्सा के जगत में जितनी उन्होंने हेल्प की है, जितनी मानव जाति की उन्होंने रक्षा की है, लोगों की ज़िंदगियां बचाई हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए नर्सेज को सम्मान देने के लिए
ये दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 12 मई को ये दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम जो है आपके सामने लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। नर्सेज ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है नेशनल एंटी टेररिज्म डे दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है 21 मई को। यह दिवस भारत में मनाया जाता है। इस दिन भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, उनकी यहाँ पर हत्या कर दी गई थी आतंकवादी घटना की वजह से। जो लिट्टे संगठन है वहाँ से एक मानव बम के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसी दिन को याद करते हुए अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ पर एंटी टेररिज्म डे है यानी भ्रष्टाचार निरोधक दिवस है वो यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ दिवस कब मनाया गया? दोस्तों कॉमनवेल्थ दिवस हर साल मनाया जाता है 24 मई को। कॉमनवेल्थ के अंदर वो सारी कंट्रीज़ आती हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में एक उपनिवेश के तौर पर वो रही हैं। इंग्लैंड की महारानी का वहाँ पर शासन रहा है, किसी न किसी रूप में वो इंग्लैंड की गुलाम रहे हैं। उन देशों का समूह है कॉमनवेल्थ। तो उन लोगों का ये दिवस मनाया जाता है 24 मई को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वर्ल्ड नो टोबैको दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है 31 मई को। दोस्तों तंबाकू की वजह से हर साल लाखों करोड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इस चीज़ के लिए लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि लोग तंबाकू ना खाएं और अपने परिवार का सुख शांति और जीवन बनाए रखें, इसलिए 31 मई को हर साल यहाँ पर नो टोबैको डे मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस बैंक पर आरबीआई के द्वारा 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? सही जवाब है एचडीएफसी बैंक पर। दोस्तों आरबीआई की जो रेगुलेटरी पॉलिसीज़ हैं उसके अंतर्गत कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन को और उनके फंड्स को सही जगह पर इन्वेस्ट ना करके उनका नकदी व्यवस्थित ना रखने की वजह से एचडीएफसी पर यहाँ 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जो कि आरबीआई ने लगाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल के द्वारा किस जहाज़ को कमीशन किया गया है? सही जवाब है सजग। जी हाँ दोस्तों, सजग नामक एक पोत है या एक आप पानी का जहाज़ समझ सकते हैं। बॉर्डर्स पर चौकसी के लिए और बॉर्डर पर पेट्रोलिंग और निगरानी के लिए यहाँ पर अजीत डोभाल के द्वारा कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज जो हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, उनके ज़रिए यहाँ पर सजग नाम की एक पोत को कमीशन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है एशियाई मुक्केबाजी में मैरी कॉम को कौन सा पदक मिला है? तो दोस्तों इस बार जो एशियाई मुक्केबाजी हुई है, जो चैम्पियनशिप हुई है बॉक्सिंग की, वो आयोजित करी गई है दुबई में। तो दुबई में यहाँ पर जब ये चैम्पियनशिप आयोजित हुई तो यहाँ पर मैरी कॉम ने भी अपना भाग लिया और यहाँ पर जो मैरी कॉम है वो 51 किलोग्राम वर्ग में हमेशा मुक्केबाजी करते हैं। उन्हें यहाँ पर इस साल रजत पदक मिला है। उन्हें जिन्होंने हराया है उस जो बॉक्सर है उनका नाम है नाजिम कयजेबे। उनके खिलाफ फाइनल मैच में यहाँ पर मैरी कॉम हार गई और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। यह टूर्नामेंट में उनका 7वां पदक था। पहला स्वर्ण इन्हें 2003 में मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टाटा डिजिटल ने किस ग्रोसरी होम डिलीवरी कंपनी का 64% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो दोस्तों सही जवाब है बिग बास्केट। बिग बास्केट एक ऑनलाइन ग्रोसरी होम डिलीवरी की एक सर्विस थी जिसके अंतर्गत खाने की सामग्री और जितने भी घरेलू आवश्यकता की चीज़ें होती हैं उनकी होम डिलीवरी करने वाली ये कंपनी थी। इसकी यहाँ पर 64% हिस्सेदारी खरीद ली है टाटा डिजिटल ने। टाटा डिजिटल के जो सीईओ हैं उनका नाम है श्री प्रतीक पॉल और उन्होंने यहाँ पर ख़रीद लिया है बिग बास्केट का 64% ऑफ शेयर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है किस महिला के द्वारा सबसे कम समय में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया गया? सही जवाब है तसांग यिन हंग। ये हांगकांग से संबंध रखती हैं और इन्होंने 26 घंटे से भी कम समय में एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता हासिल कर ली है। तो सही जवाब रहेगा तसांग यिन हंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रूस की किस वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है?
सही जवाब है स्पुतनिक वी। दोस्तों स्पुतनिक वी से पहले भारत में बनी हुई कोवैक्सीन और कोविशील्ड को भारत ने मंजूरी दे रखी थी। अब इसके साथ ही बढ़ती हुई वैक्सीन्स की मांग को देखते हुए स्पुतनिक वी वैक्सीन जो कि रूस के द्वारा निर्मित है उसे भी मंजूरी दे दी गई है। अभी रिसेंटली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रूस में बनी हुई जो स्पुतनिक वी वैक्सीन थी उसको देश में लाने के लिए मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का निर्माण रूस के गमालिया नेशनल सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी नामक संस्था ने किया है जो कि रूस में निर्मित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आईपीएल के बचे हुए मैच कौन से देश में करवाए जाएंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि आईपीएल के मैच भारत में ही बिना दर्शकों के आयोजित करवाए जा रहे थे, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए बहुत सारे लोगों के साथ साथ कुछ खिलाड़ी भी यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए थे। इस वजह से आईपीएल को यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है और इसके जो बाकी के बचे हुए मैच हैं उनको यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करवाने का निर्णय किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आईबीएफ का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है। दोस्तों इंडियन ब्रॉडकास्टिंग जो फेडरेशन था उसका नाम बदल करके अब आईबीडीएफ यानी इंडियन ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल फेडरेशन यहाँ पर रख दिया गया है। दोस्तों क्योंकि पहले ट्रेडिशनल फिल्में बनती थी, जो ट्रेडिशनल बॉलीवुड सिनेमा था वही चलता था, लेकिन आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया है जहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज़ भी बन रही हैं। तो इन सब को एक ही कंट्रोलिंग बॉडी के अंडर लाने के लिए यहाँ पर आईबीएफ का नाम बदलकर आईबीडीएफ कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार के द्वारा किन धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सही जवाब है सिख, हिंदू। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के अंतर्गत विभिन्न देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के जो विस्थापित लोग हैं जो सिख धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म से संबंधित, अर्थात जहां वो लोग माइनॉरिटीज़ में हैं, वो लोग काफ़ी समय से भारत में रह रहे हैं, उन सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर बोला गया है कि वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। सही जवाब है बशर अल असद। बशर अल असद को रिसेंटली राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचआई के द्वारा टोल बूथ पर गाड़ियों के प्रतीक्षा समय को कितना निर्धारित किया गया है। सही जवाब है 10 सेकंड के लिए। अगर 10 सेकंड से अधिक समय तक टोल बूथ पे अगर किसी भी गाड़ी को वेट करना पड़ता है तो वहाँ पर उसका टोल है वो माफ़ कर दिया जाएगा और जो टोल बूथ संचालक होंगे वहाँ पर इसका जुर्माना लगाया जाएगा। तो सही जवाब है 10 सेकंड। इसके साथ साथ वहाँ पर जो 100 मीटर की दूरी पर एक येलो लाइन रहती है उस पर भी निर्धारित किया गया है कि 100 मीटर से ज़्यादा कतार पर अगर कोई गाड़ी वेट करती है तो उनका टोल माफ़ कर दिया जाएगा। अब वाहनों को सिर्फ 10 सेकंड से तक ही इंतज़ार करना होगा, इससे ज़्यादा इंतज़ार करने पर उनका पूरा टोल माफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल किस देश में बनाया गया है। सही जवाब है पुर्तगाल। पुर्तगाल में रिसेंटली एक यहाँ पर सस्पेंशन पुल बनाया गया है जो सिर्फ पेडेस्ट्रियन यानी पैदल यात्रियों के लिए होगा और ये विश्व का सबसे लंबा पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड तक की गाड़ियों को अनुमति मिल गई है जिसमें ड्राइवरलेस या ऑटो पायलट मोड पर कार चल सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पहलवान को भारतीय रेलवे ने निलंबित कर दिया है। सही जवाब सुशील कुमार। अभी रिसेंटली सुशील कुमार पर एक दूसरे रेसलर के मर्डर का आरोप लगा है और उन पर अभी मुकदमा दायर किया गया है, इसकी जांच चल रही है। तो इसी जांच के दरमियान यहाँ पर जो आपका नॉर्थ रेलवेज़ है उन्होंने यहाँ पर सुशील कुमार को स्पेशल ऑफिसर के तौर पर दिल्ली में पोस्टेड किया हुआ था, लेकिन अब इस आरोप के चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन से प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र को जून 2022 में रिटायर किया जाएगा। सही जवाब है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया था जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था, लेकिन उसकी
धीरे धीरे लोकप्रियता कम होने लगी और उससे अच्छे फीचर्स के वेब ब्राउज़र्स मार्केट में अवेलेबल हो गए। अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना नया वेब ब्राउज़र एज लॉन्च कर दिया है जो कि काफ़ी फीचर्स के साथ लोडेड है। इस वजह से इंटरनेट एक्सप्लोरर को अब माइक्रोसॉफ्ट ने निर्णय किया है कि रिटायर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से जानवर को भारत में फिर से लाया जाएगा? सही जवाब है चीता। दोस्तों 1958 के बाद भारत में किसी भी तरह का चीता नहीं देखा गया है, तो फॉरेस्ट में चीता को फिर से लाने के लिए, रीइंट्रोड्यूस करने के लिए साउथ अफ्रीका से कांटेक्ट करके वहाँ से कुछ चीता भारत के जंगलों में छोड़े जाएंगे ताकि यहाँ पर भी चीता की जनसंख्या पैदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से राज्य ने हाल ही में लव जिहाद के विरुद्ध बिल को मंजूरी दी है? सही जवाब है गुजरात। जी हाँ, गुजरात के राज्यपाल देवव्रत ने यहाँ पर जो लव जिहाद के विरुद्ध बिल था उसको मंजूरी दे दी है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो विजय रूपानी हैं और यहाँ की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। तो दोस्तों ये थे मई 2021 के टॉप 50 करंट अफेयर क्वेश्चंस। वैसे मैंने इसमें कुछ ज़्यादा करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में आपके सजेशंस भी आप मुझे दे सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। तो दोस्तों ये थे मई 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन एक जगह मैंने कवर अप कर दिए थे आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो वीडियो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना और सब्सक्राइब तो अब तक कर ही लिया होगा आपने। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं।